हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्प्लेस होते हैं किसी मॉलिक्यूल में। और इसमें हम डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इन इफेक्ट्स में सबसे मेन इफेक्ट जो है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको समझाऊंगा पहले होता क्या है, उसके बाद में आप उसकी डेफिनेशन खुद बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या एक्चुअली। सपोज मैं अगर एक एटम बनाऊं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो हम इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बनाते हैं, राइट। अब अगर मैं यही हाइड्रोजन एटम के बदले में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाऊं, सपोज ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ HH, ठीक। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये HH है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एक दूसरे को एक जैसा पुल करेंगे, तो इसका मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसे समझ में आया ना। इसी तरह से अगर मैं सपोज कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाऊं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी रहती है क्योंकि ये दोनों कार्बन्स हैं। अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं सपोज कार्बन का बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना दूं, समझ में आया, तो इससे क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खासकर इस सिग्मा बॉन्ड की, जो इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हाल ऐसा हो जाएगा कुछ, ये है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लेस टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो आप सबको मालूम है ना। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्स है ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप कैसे पहचानेंगे कि पीरियडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल में कार्बन के राइट साइड में रहते हैं ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में रहते हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। इसी तरह से अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूँ या किसी भी फैमिली की बात करूँ, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। समझ में आया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, सपोज कार्बन के साथ कौन सा है इसके ग्रुप में, सिलिकॉन, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप बोलेंगे कार्बन। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर टुवर्ड्स कार्बन। समझ में आया। अब अगर इसी तरह से मैं और एक बॉन्ड बनाऊं, सपोज मैं कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाऊं, ऑक्सीजन कार्बन के राइट साइड में है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो होगा मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड लेस टुवर्ड्स कार्बन। समझ में आया। अब अगर मैं, ये तो होगा एक, अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कार्बन और वाई का बॉन्ड बनाऊं, वाई मीन्स सपोज ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस तरह ये सिलिकॉन है, तो बताओ क्या होगा बॉन्ड का। ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, ये है कार्बन, ये है वाई, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर टुवर्ड्स कार्बन एंड लेस टुवर्ड्स वाई। समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ ज़्यादा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इस तरफ ज़्यादा है, मैं बोलूँगा। फिर यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम कहते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, राइट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो। इसी तरह से जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टुवर्ड्स एक्स, यानी नेगेटिव चार्ज इज मोर टुवर्ड्स एक्स, तो इसका मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ी दूर भाग गई तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये बन गए डाईपोल। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। समझ में आया। अब अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास में सपोज कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा।
समझ में आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगी, यहाँ पे कोई डायपोल नहीं बनेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसके साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाता हूँ, मैं बोलूँगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये एक्स जो है ना, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये जो सिग्मा बॉन्ड है इट विल बी डिस्प्लेस्ड, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इट विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एक्स। समझ में आया ना। तो एक्स की तरफ अगर ये गया तो ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज एक्स की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पोलराइज हो गया, राइट। अब देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, एक्स की नेगेटिव चार्ज को तो पुल नहीं करेगा, क्योंकि एक्स जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा ताकतवर है कार्बन से। तो अब क्या कर सकता है, ये जो कार्बन है ना यहाँ पे, ये कार्बन कोशिश करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, इससे क्या होगा, इससे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो थोड़ा छोटा आएगा, कम पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इसके ऊपर देखो, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ये कोशिश करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी, लेकिन इस कार्बन के पास ज़्यादा ताकत नहीं है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन्स तो खींचेगा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उतनी ताकत से नहीं खींचेगा जितनी ताकत से एक्स ने खींचे। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स इधर डिस्प्लेस होंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इसके मुकाबले यहाँ पे छोटा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने प्राइम रख दिया, प्राइम, या आप इसको डबल डेल्टा बोलेंगे, डबल डेल्टा मतलब और छोटा। अब ये जो कार्बन है ये कोशिश करेगा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। समझ में आया। तो इसका मतलब जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इसके ऊपर और छोटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया। देखो इससे पहले ये जो कार्बन चेन थी ये न्यूट्रल थी, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं हुई थी, लेकिन इस एक्स की वजह से इस कार्बन चेन में पोलराइजेशन हो गई, एंड दिस पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन caused by a heteroatom, a more electronegative or a less electronegative atom या एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, मैं बोलूँगा इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोलूँगा मैं, पोलराइजेशन ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड। बट polarization of carbon sigma bond due to what, due to presence of or attachment of a heteroatom। heteroatom का मतलब रहता है कोई दूसरा एटम जो कार्बन जैसा ना हो, जैसे कोई हेलोजन यहाँ पे जोड़ दिया, कोई ऑक्सीजन जोड़ दिया या सिलिकॉन जोड़ दिया। समझ में आया। इसके हम बाद में एग्जांपल्स भी करेंगे, याद रखना, फिलहाल आप इतना समझो। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन हुई ना ये किसकी वजह से हुई, इसकी वजह से। सो दिस पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, या मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ या परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया ना, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया। अब यहाँ पे हम दूसरी कार्बन चेन लेंगे, ये कार्बन चेन भी न्यूट्रल है भी, है ना। अगर मैं इस कार्बन चेन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ देता हूँ, समझ में आया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में इसमें जोड़ देता हूँ। समझ में आया, किस में, इस कार्बन चेन में। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे देखो कार्बन के मुकाबले में वाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, इसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे। समझ में आया? यानी इसका मतलब इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन थोड़े लूज किए, इसने थोड़े गेन किए। समझ में आया? बॉन्ड तो वहीं पे रह जाता है, बॉन्ड अपनी जगह हिलता नहीं है, सिर्फ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये पहले थोड़े इधर थे, अब थोड़े इधर आ गए। ठीक, अब इसके ऊपर जब ये आएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा पुश करेगा इसकी तरफ, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इनको पुश करेंगे नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर डिस्प्लेस होंगे, इसके ऊपर डेल्टा 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 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना डेल्टा में ज़्यादा डालूंगा ना, उसका मतलब उतना वहाँ पे छोटा हो रहा है चार्ज। डेल्टा का मतलब रहता है स्मॉल, तो जितने डेल्टा ज़्यादा उतना जो स्मॉलनेस है इसका वो बड़ा हो जाता है, मतलब बन जाता है, स्मॉलनेस ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? इतना तो समझ में आया? ठीक है। ये तो यहाँ पे भी मैं बोलूँ, यहाँ पे जो है ना ये वाला, इसको भी बोल सकता हूँ मैं, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पे मैं बोलूँगा मैं पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग पोलर बॉन्ड। समझ में आया ना? ड्यू टू दिस बॉन्ड, ये पोलराइज नहीं था पहले, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से, इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये पोलराइज हो गया। पोलराइज मतलब इसके ऊपर चार्जेस आ गए, तो इसको मैं बोलूँगा ये पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसको भी बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना हमारे पास में, इंडक्टिव इफेक्ट ये हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। कितनी तरह के? दो टाइप्स बोलूँगा मैं। इसको हम आई इफेक्ट भी कह सकते हैं, आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का शॉर्टकट में लिखते हैं हम आई इफेक्ट। क्लियर? एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, यानी नेगेटिव आई इफेक्ट। दूसरे को बोलते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब नेगेटिव आई इफेक्ट कौन है और पॉजिटिव आई इफेक्ट कौन है, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखो, नेगेटिव आई इफेक्ट जो है ना, नेगेटिव आई इफेक्ट का मतलब रहता है जब आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। सपोज ये कार्बन 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 चेन है, इसके साथ मैंने एक्स जोड़ दिया। समझ में है ना? एक्स, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है ना, तो हम बोलते हैं ये नेगेटिव आई इफेक्ट। नेगेटिव आई इफेक्ट में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर डबल डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। जितने डेल्टा ज़्यादा है ना, उसका मतलब उतना चार्ज कम होता है। क्लियर? उतना छोटा हो जाता है चार्ज। पॉजिटिव आई इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर कार्बन कार्बन चेन है, उसके साथ मैंने कोई ऐसा एलिमेंट जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आया ना? यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, या मैं बोलूँगा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। यानी अगर हम कार्बन कार्बन चेन के साथ में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जोड़ते हैं, तो मैं बोलूँगा वो दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा 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 नेगेटिव, 3 टाइम्स डेल्टा नेगेटिव। समझ में आया? अब ऐसे ग्रुप, ऐसे स्पीशीज या ग्रुप्स जो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव आई ग्रुप्स। तो ये है नेगेटिव आई ग्रुप। ये क्या है फिर? ये है पॉजिटिव आई ग्रुप। ठीक, या मैं बोलूँगा ऐसा प्लस आई ग्रुप। ये कुछ भी रह सकता है। ये वाई जो है ना, ये मैंने जनरल बनाया यहाँ पे, एक्स मैंने जनरल बनाया, एक्स कुछ भी रह सकता है। अब ये एक्स क्या है? एक्स का मैंने कहा कि ये जो है ना, ये नेगेटिव आई ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और ये प्लस आई ग्रुप कौन सा है? प्लस आई ग्रुप का मतलब रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इतना याद रखना। क्लियर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये दो तरह के ग्रुप्स रहते हैं।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्लस आई ग्रुप कौन सा है और माइनस आई ग्रुप कौन सा है, यानी प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा और माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा। मैं कुछ ग्रुप्स बनाता हूँ यहाँ पे और उनको मैं उनके पावर के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करूँगा। सबसे पहले लेंगे हम माइनस आई ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। उनमें सरफहरिस्त यानी सबसे ऊपर लिखूंगा मैं NF3 मगर पॉजिटिव, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ में NF3 पॉजिटिव अटैच है तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट दिखाता है। समझ में आया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है NH3 पॉजिटिव, ठीक। तीसरे नंबर पे CF3, ठीक। चौथे नंबर पे NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद में CN ग्रुप, साइनो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N जिसको आप बोलते हैं ना। उसके बाद में SO3H, ये इसके बाद में समझ लेना कि हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। SO3 ये मैं बता रहा हूँ कौन से ग्रुप्स, इसको पहले लिखेंगे। ये है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, इसको पहले यहाँ पे कवर कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद में आएगा SO3H यानी ये वाला ग्रुप। उसके बाद में कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप, राइट। उसके बाद में आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। उसके बाद में कीटोन, C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप। समझ में आया। उसके बाद में आएंगे फ्लोरो, फिर क्लोरो, क्लियर। उसके बाद में ब्रोमो, उसके बाद में आयोडो जो आपने सुना होगा, आयोडो ग्रुप। उसके बाद में OH ग्रुप। उसके बाद में आता है फिनाइल, समझता ना आपको, यानी ये ऐसे बेंजीन का विदाउट हाइड्रोजन, ये फिनाइल ग्रुप। और लास्ट में आता है हाइड्रोजन। ये याद रखना, दीज ग्रुप्स आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। और इनमें सबसे ताकतवर कौन सा है, इनमें सबसे ताकतवर है NF3। और सबसे कमज़ोर कौन यहाँ पे लिखा मैंने, हाइड्रोजन, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप्स जो दिखाते हैं कौन सा इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट। अब हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस आई ग्रुप्स, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जिनको आप कहते हैं। समझ में आया ना। ये मैं अलग लिखूंगा यहाँ पे। इनमें सरफहरिस्त आता है O मगर विद नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना। अगर ऑक्साइड कहीं पे जुड़ा हुआ ना, O नेगेटिव जुड़ा है, तो समझ लेना कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद में CO, एक मिनट रुको। उसके बाद में आएगा COO नेगेटिव। CO नेगेटिव का मतलब रहता है ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ग्रुप। समझ में आया ना, ये होता है। उसके बाद में आते हैं अल्काइल ग्रुप्स। उसके बाद में आते हैं अल्काइल। अब अल्काइल में कौन सा ग्रुप, अल्काइल में टर्शियरी ब्यूटाइल सबसे पहले, जैसे ये ग्रुप CH3 ग्रुप। उसके बाद में सेकेंडरी यानी CH3 जिसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे। उसके बाद में आएगा एक मिथाइल वाला, सपोज CH2 CH3, ठीक। उसके बाद में CH3। अब लास्ट पे गेस करो, लास्ट पे कौन आएगा, वो आपको मालूम होगा, शाबाश। लास्ट पे आता है H। और H में भी यहाँ पे लिखूंगा मैं ये ट्राइटियम, उसके बाद में ड्यूटेरियम, उसके बाद में ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये अप टू 3 कार्बन ऑपरेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, उनके साथ में मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डाल दिया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेट करेगा। उसके बाद में ये नेग्लिजिबल होता है। समझ में आया ना, क्लियर। या मैं बोलूँगा पोलराइजेशन के बाद में सिर्फ ये 2 ही कार्बन के साथ, या आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने के बजाय आप इतना याद रखो, सो अप टू 3 कार्बन से ऑपरेट करता है। उसके बाद में इसका असर नहीं होता, ये याद रखना, ये हमेशा के लिए याद रखना। दूसरी बात, ये मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है,
तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे जो हेटेरो एटम के नज़दीक ज़्यादा होगा ना, उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब रहता है पोलराइजेशन, तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होती है। यही मैंने लिखा यहाँ पे C1 पे ज़्यादा पोलराइजेशन इंडक्टिव इफेक्ट है, उसके बाद में C2, उसके बाद में C3 के बाद में हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर नहीं करते। और ये जो इफेक्ट है ना, ये परमानेंट इफेक्ट है, यानी ये परमानेंटली मॉलिक्यूल में रहता है। मान लीजिए कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो है परमानेंटली डिस्प्लेस्ड होगा मोर टुवर्ड्स हैलोजन, यानी इसकी तरफ ज़्यादा रहेगा ये हमेशा, जब तक ये बॉन्ड है यहाँ पे। समझ में आया ना, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। और एक बात है, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड में ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस तो होंगे। ये मान लीजिए ये कार्बन और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, ये थोड़े हैलोजन की तरफ होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्बन के ऑर्बिटल को छोड़ देंगे। कार्बन के ऑर्बिटल के साथ में ही रहेंगे तो कार्बन के ऑर्बिटल में ही और हैलोजन के ऑर्बिटल में ही, यानी अपना ऑर्बिटल ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये डिस्प्लेस होंगे मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आया ना। सो दीज डज नॉट लीव देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल। और पोलराइजेशन मैंने ये कहा, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स में ही होती है, ऐसे ये लीनियर है। मैं बोलूँगा इट इज़ वन डायरेक्शनल। जैसे पोलराइजेशन होगी ना, सपोज ये है X, इसके साथ C, फिर C, तो ये इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में ये नहीं होगी, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगी, ये बाएं से दाएं की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वन डायरेक्शनल है, ऐसे रिवर्स में नहीं होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो इफेक्ट है, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल। ये और एक याद रखेंगे, F-G और ये H, इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल रहता है, वन डायरेक्शनल रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये हम देखेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो पहला एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब रहता है वो कार्बन जिसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हों, लेकिन एक बॉन्ड कम हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। समझ में आया ना। तो इसका मतलब अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है वो इसको स्टेबिलिटी देगा। क्या देगा? स्टेबिलिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको देगा स्टेबिलिटी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की बात करेंगे, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी वो कम कर देगा। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। समझ में आया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ कार्बोकैटायंस। मैं दिखाता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे देखो, ये कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन्स है। ये कार्बोकैटायन है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। समझ में आया। तो इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो इसको स्टेबल करेगा। समझ में आया ना। यानी इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, यानी इसमें स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर। जितना चार्ज ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी कम। इसी तरह से यहाँ पे तो 2 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, 2 इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। 2 ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, डोनेटिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये इसको ज़्यादा स्टेबल करेंगे। तो इसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल है। जबकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो एल्काइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए वो इसको ज़्यादा स्टेबल करेंगे। ये इस प्लस आई इफेक्ट मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे और इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है। इसलिए जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ना, वो इसको स्टेबलाइज भी करेगा। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, 3 प्लस आई इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं। अब हम इसकी बात करेंगे। मान लीजिए ये है, ये कार्बन सेंटर, ये वाला कार्बन, इसके साथ में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है,
और यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप्स है, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप और तीसरा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना, यहाँ पे ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा इसको, 2 अल्काइल ग्रुप से, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, इसको तो एक ही तरफ से आ रहे हैं ना, इधर से इसका बॉन्ड तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पे सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल। तो मैं बोलूँगा स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है वो इस तरह आएगा। समझ में आया ना, ऊपर वालों का अलग है, ये अलग है। ये मान लो ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में 3 ग्रुप्स हैं, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये ट्राइटियम इसके साथ जुड़े हैं, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन। ऊपर मैंने आपको दिखाया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना, वो ट्राइटियम का ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये डोनेट करेंगे, ये डोनेट करेंगे, ये डोनेट करेंगे ज़्यादा, है ना। जबकि ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट कम रहता है और हाइड्रोजन का उससे कम। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, राइट। तो याद रखना, प्लस आई ग्रुप्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देयरफॉर मैंने कहा, क्योंकि अभी तक हमने ये देख लिया, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इनमें देखो, इनमें एक मिथाइल ग्रुप है इधर जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके साथ में CH2 तो जुड़ा है, लेकिन साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यानी ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट। समझ में आया ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। ये पहले से बेचारा परेशान था पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स इसको और परेशान कर देंगे, राइट। तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसके पास 2, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है NC, लेकिन NO2 ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है एज कम्पेयर टू NC। इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा इसको एज कम्पेयर टू दिस। तो इसका मतलब कंपेरेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया। नेगेटिव आई ग्रुप्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इतना याद रखना। और जितना खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, माइनस आई ग्रुप होगा, उतना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कम होगी। समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। कार्बेनियन का मतलब क्या रहता है? वो कार्बन जिसके ऊपर 3 बॉन्ड हों और एक नेगेटिव चार्ज हो, चौथा बॉन्ड गायब हो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो इसको स्टेबल करेगा। नेगेटिव चार्ज को कौन कम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। सो इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यानी माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा और स्टेबिलिटी कम होगी। सो प्लस आई ग्रुप्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। समझ में आया। अब हम यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसके साथ ना तो डोनेटिंग है ना विड्राइंग है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा, चार्ज कम करेगा यानी परेशानी कम करेगा, ये इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, राइट। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ना। क्लोरीन, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये भी दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट, राइट। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग थोड़ी कम होगी, तो इसमें कुछ भी नहीं होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ज़्यादा होगी, यानी जितने माइनस आई ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन ज़्यादा होगी,
राइट। और जितने प्लस आई ग्रुप ज़्यादा होंगी उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखो इस पे ये नेगेटिव चार्ज है, कार्बनियन है, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स है। अल्काइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ये प्लस आई, ये भी दिखाएगा प्लस आई, राइट। यानी ये इसको और परेशान कर रहा है। यहाँ पे तो 2 प्लस आई है तो ज़्यादा परेशान हो रहा है बेचारा, ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे वो एक ही पाई है तो ये थोड़ा कम परेशान करेगा इसको, समझ में आया ना। यहाँ पे तो कोई नहीं, यानी इसका मतलब इसकी अपनी परेशानी है, ना परेशानी बढ़ रही है ना घट रही है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? जिसकी परेशानी सबसे कम, राइट। समझ में आया ना, नेगेटिव परेशानी बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं और कुछ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इसमें भी अटैच है, इसमें भी अटैच है, इसमें भी अटैच है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा तब रहता है जब विड्राइंग या डोनेटिंग ग्रुप्स नज़दीक रहते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट कम कब होता है? जब ये जो ग्रुप्स हैं ना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या डोनेटिंग ग्रुप्स दूर होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं, ये इसको स्टेबलाइज करेंगी, लेकिन जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, वो उस एनायन को उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो ये भी विड्रा कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इससे विड्रा कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है, यानी ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा, माइनस आई, ये भी माइनस आई। लेकिन सबसे ज़्यादा दिखाएगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है साथ में, ये थोड़ा दूर है, इसमें एक बॉन्ड का डिफरेंस है, ये और दूर है। समझ में आया ना, जितना ग्रुप विड्राइंग ग्रुप ज़्यादा दूर होगा उतना उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे इन तीनों में कौन सा है ज़्यादा स्टेबल। देखो इसमें, इसको गौर से देखो, इसका अगर आप देखिए ना, इसमें हम देखते हैं एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर चलता है पता सिग्मा बॉन्ड से और पाई बॉन्ड से। देखो इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। सिग्मा प्लस लोन पेयर आते हैं 4, यानी s का 1 और p के 3, ठीक। यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, इसको ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है 2, ये H का, और ये सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन। सही समझ में आया ना। तो अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर देखूँ तो इसमें 50% है, क्योंकि आधा S आधा P, एक एक है ना, बराबर बराबर रेशो, 1:1 रेशो। यहाँ पे 1:2 रेशो, यानी कितने परसेंट? 33%। यहाँ पे कितना परसेंट? 25%। जितना S कैरेक्टर ज़्यादा होता है ना, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और याद रखना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, यानी कार्बनियन ज़्यादा स्टेबल होता है। सो S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and electronegativity is directly proportional to stability of carbanion. Therefore percentage S character is directly proportional to stability of carbanion. अब हम लेते हैं यहाँ पे strength of acids, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम कौन से एसिड्स? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनकी हम स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बेसिस भी लेंगे अगर टाइम मिला तो। फिलहाल आप देखो ये मान लो एक एसिड है AH, ब्रोंस्टेड एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब ये H देगा ना, ब्रोंस्टेड एसिड मीन्स प्रोटॉन डोनर, तभी तो एसिड कहलाएगा। ये बनाएगा A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये प्रोटॉन जाने के बाद में जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ये इजीली दे सकता है इसको प्रोटॉन। समझ में आया ना। यानी अगर इस प्रोटॉन के जाने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, तब ये प्रोटॉन को छोड़ेगा, वरना नहीं छोड़ेगा। समझ में आया ना, इतना याद रखना। सो ये रिएक्शन इधर जाएगी, यानी प्रोटॉन जो डोनेशन है दैट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायन। क्लियर, इतना तो याद रख लेना। समझ में आया ना। जितना इसकी आयोनाइजेशन बढ़ेगी ना, यानी जितना ये स्टेबल होगा ना, उतना ये बोलेगा उसको ठीक है जाओ, ये
उसको छोड़ देगा, यानी ये टूटेगा, आयोनाइजेशन होगी। जितनी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी किसकी, AH बॉन्ड की, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्लियर। अब अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ इसका मेजर करना चाहता हूँ ना, तो हम मेजर करते हैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, वो बराबर रहता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स AH, रिएक्टेंट यहाँ पे AH है ना, ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इतना याद रख लेना। जितना ये ज़्यादा होगा ना उतना एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, या मैं बोलूँगा H पॉजिटिव और एसिडिटी जो रहता है, एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी Ka जितना ज़्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, यानी उतना वो जल्दी प्रोटॉन देगा। राइट, समझ में आया ना। और Ka जो है, Ka ये मैं बोलूँगा यहाँ पे Ka जो रहता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। समझ में आया ना। H तभी बनेगा जब ये टूटेगा और A नेगेटिव बनेगा, साथ में बनेगा जी। क्लियर। जितना इसकी कंसंट्रेशन A नेगेटिव की ज़्यादा बढ़ेगी उसी के हिसाब से H पॉजिटिव भी ज़्यादा रिलीज़ होगा, या मैं बोलूँगा जितना H पॉजिटिव ज़्यादा रिलीज़ होगा उतना A नेगेटिव भी ज़्यादा बनेगा, यानी उतना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। समझ में आया ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिर, ये जो एसिडिटी है, एसिडिटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, या मैं बोलूँगा और कंजुगेट बेस, यानी एसिडिटी किस पे डिपेंड करता है, अब कंजुगेट बेस पे, A पे। जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना, जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बनेगा, जितना ये ज़्यादा बनेगा उतना ये ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज़ करेगा। अब देखो होता क्या है, देखो और C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया। इसको डिसोसिएट करेंगे हम, ये एसिड है। एसिड ये तभी बनेगा जब ये प्रोटॉन किसी को देगा, यानी जब ये अपनी ताकत दिखाएगा। ये बनाएगा और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये इसने डोनेट कर दिया। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इस पर डिपेंड करती है। जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ये जल्दी बनेगा, उतना ये जल्दी इसको रिलीज़ भी कर देगा। इतना याद रखना। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। शाबाश, यानी जो दिखाएगा -I इफेक्ट विल स्टेबलाइज व्हाट, और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, और COO नेगेटिव। समझ में आया। तो और CO नेगेटिव की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप। ठीक है, जितना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इतना याद रख लेना, ये दिमाग में बिठा देना, ये भी दिमाग में बिठा देना। ठीक है, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से, मेरी हैंड राइटिंग की जैसे नहीं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अगर सपोज अब +I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो वो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, यानी इसको अनस्टेबल कर देगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, मैं बोलूँगा फिर इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप। इतना भी याद रख लेना। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे सपोज HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास में एक एसिड है। दूसरा है CH3COOH, राइट। तीसरा है CH2CH2C डबल बॉन्ड OH। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। शाबाश। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जिसमें होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जिसमें होंगे वो वीक, वो कम स्ट्रॉन्ग। ठीक,
अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ कम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ रहे तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, राइट। अब मैं और एक दिखाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास में ये है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा है CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तीसरा है CH C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कोई नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कितने हैं, एक माइनस आई इफेक्ट है ना, दो, यहाँ पे दो ग्रुप्स दिखा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे एक दिखा रहा है। जितने माइनस आई ग्रुप्स ज़्यादा होंगे उतनी उस एसिड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्लियर। अब हम और एक चीज़ देखेंगे। सपोज ये है मेरे पास में CH3, चलो CH3 लिखूँगा मैं, CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CH2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे CHF लिखेंगे। यहाँ पे लिखूँगा मैं CH3 CHF CH2 COOH। अब आप मुझे बता, इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? शाबाश, इन दोनों में से। ये भी, इसमें भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है। यानी F जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट दिखाएगा। तो एसिड स्ट्रेंथ तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा दिस वन इज़ मोर एसिडिक देन दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ना, वो दूसरे ही कार्बन पे है। यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहाँ पे? पहले पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप दूर जाएगा उतना उसका नेगेटिव इफेक्ट कम होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। क्लियर? इतना तो समझ में आया, शाबाश। अब सपोज अब 2 लेंगे हम मैं लिखूंगा ये NO2 CH2 COH, राइट। दूसरा लिखूंगा मैं CN CH2 COH। तीसरा लिखूंगा मैं Cl CH2 COH। ऐसे ये 3 एसिड मान लो, ये इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? मैं बोलूँगा ये, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, और इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। जितना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्लियर? ये तो समझ में आया, शाबाश। अब हम लेंगे और एक एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइनस। देखो, बेसिसिटी मतलब वो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, मैं बोलूँगा कि वो कितना H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, उसमें कितनी टेंडेंसी है कि वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे। समझ में आया ना? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी ये एमाइन है, ठीक, और NH2, इसका रिएक्शन वाटर के साथ में लगाऊंगा ना, तो वाटर अपना प्रोटॉन लूज करता है और वही प्रोटॉन NH2 एक्सेप्ट करता है। तो मैं बोलूँगा ये जो है ना, ये प्रोटॉन डोनर है, यानी ये एसिड है, ये एसिड है, और ये बन जाता है बेस। ये यहाँ पे एक्ट करता है एज बेस। अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में ये स्टेबल रहता है कि नहीं। यानी ये जो बन रहा है इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, अगर ये स्टेबल रह गया, बन गया, यानी स्टेबल, अगर इसमें स्टेबिलिटी आती है तो फिर ये प्रोटॉन लेगा। अगर इसमें परेशानी आती है फिर ये बोलेगा यार मुझे मत दे दो, मैं परेशान हो रहा हूँ। अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इसमें स्टेबिलिटी आएगी जब इसके पास में इसको कुछ डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो इसको हेल्प करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब प्लस आई इफेक्ट जो दिखाएंगे वो ग्रुप्स। समझ में आया ना? अब सपोज मैं यहाँ पे लूँगा यहाँ पे ये 2 एमाइन्स, एक है अमोनिया और दूसरा मिथाइल एमाइन है यहाँ पे, ठीक। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसमें ये CH3 ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। समझ में आया ना? तो इन दोनों में फिर ज़्यादा मतलब प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ये करेगा। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। मैं बोलूँगा बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ
वो किसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ती है प्लस आई इफेक्ट से, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझ में आया। अब मैं अगर इनको लूँ यहाँ पे ये ग्रुप से, देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इसके पास में 2 कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से, जबकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप से 3 कार्बन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से 1 2 3 4 5। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी उसकी बेसिटी ज़्यादा होगी, यानी उतना वो इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल हो जाएगा एक्सेप्ट करने के बाद में। ठीक है, स्टेबल होता नहीं मतलब उसको स्टेबल करने में ये मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वरना चार्जड स्पीशीज स्टेबल नहीं होती है, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया। अब ये देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यानी यहाँ पे -I इफेक्ट दिखाने वाले 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे -I इफेक्ट दिखाने वाला 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3। तो इसका मतलब ये इसकी बेसिटी बढ़ा देगा, इसकी बेसिटी कम होगी, इसकी बेसिटी इससे भी कम होगी। अब यहाँ पे और एक, यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, ये मैंने ऐसे रब बनाया, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, लेकिन ये फ्लोरीन दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे फ्लोरीन तीसरे कार्बन पे। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, लेकिन ज़्यादा विड्रा कौन करेगा, जो ज़्यादा नज़दीक होगा। जो ज़्यादा विड्रा करेगा वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा उसको, समझ में आया ना, यानी वो बेसिटी कम कर देगा। जो दूर होगा वो बेसिटी बढ़ा देगा, यानी उतनी कम नहीं करेगा। इसका मतलब इन दोनों में ये ज़्यादा बेसिक है। अब यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है। देखो ये है CH3NH2 राइट, ये CH2NH, यहाँ पे ये। अब देखो इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर। अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे ना, इसने बनाए हैं 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर आता है 4, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो एस कैरेक्टर कितना हुआ इसमें 25%। इसमें एस कैरेक्टर कितना आएगा, देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 आता है, तो ये बन जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बन जाता है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एस कैरेक्टर आता है 33%, इसमें आता है एस कैरेक्टर 50%। जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये याद रखना, जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैरेक्टर उसमें ज़्यादा आ जाता है। समझ में आया। और जितना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैरेक्टर ज़्यादा आ गया उतना वहाँ पे वो उसकी बेसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ, बेसिटी इसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर दिस, एज़ कम्पेयर दिस। इस तरह से इनमें देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मैं ऐसे बनाऊंगा, ये जो है ना ये वाला नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, यहाँ पे sp2, इसकी क्या रहती है sp3। तो इसका मतलब एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ज़्यादा, जहाँ पे एस कैरेक्टर कम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कम, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कम वहाँ पे बेसिटी ज़्यादा, यानी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है। तो इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही।